नमस्कार साथियों। विगत दिन से हम आकलन के एक नए श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सामान्य भाषा में आकलन का अर्थ समझने का प्रयास किया था और मूल्यांकन से ये अलग कैसे है, इसको देखा था। आज हम कुछ जो इसके मूलभूत उद्देश्य हैं, की ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, उन उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि हम आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षा, परीक्षण सब पर क्रमबद्ध चर्चा करेंगे और ये पूरी श्रृंखला असेसमेंट आकलन से संबद्ध है। तो हम इवैल्यूएशन से अलग करके जो असेसमेंट आकलन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उन पर चर्चा करते हैं। यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के उद्देश्य आकलन के सामने आते हैं। पहला है मेजरिंग द लर्निंग प्रोसेस। आकलन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम प्रक्रिया को मेजर करना, देखना, अवलोकन करना, मापना इत्यादि। जो अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, अधिगम की प्रक्रिया में टीचर और लर्नर जो आमने सामने है कक्षा में, अध्यापक अपना शिक्षण कर रहा है, टीच कर रहा है, स्टूडेंट लर्न कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है क्लासरूम का, उस क्लासरूम के प्रोसेस प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन करना, मेजरमेंट करना, असेसमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड हाउ मच अ लर्नर हैज कंपेयर्ड एंड व्हाट कैन बी डन टू एनहांस इट। आकलन यह देखता है कि यह समझने का प्रयास करता है कि छात्र ने, लर्नर ने, अधिगंता ने कितने हद तक समझने का प्रयास किया। जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को समझने का, आत्मसात करने का कितने हद तक प्रयास किया और इस समझ को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए, इसको देखता है आकलन प्रथमतया अधिगम प्रक्रिया के मेजरमेंट के संदर्भ में। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, to measure the performance of an individual in a task or examination। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र के निष्पादन का मूल्यांकन करना। इस प्रक्रिया में यह एक छात्र को दिए गए कोई नया टास्क, कोई कार्य या परीक्षा में उसके प्रदर्शन को आंकने का, मापने का, मूल्यांकन करने का प्रयास करता है आकलन। तीसरा प्रोवाइडिंग फीडबैक्स। इसमें कह रहे हैं टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस अबाउट व्हाट हैज बीन डन वेल एंड वेयर इंप्रूवमेंट इज नीडेड। एक प्रतिपुष्टि भी प्रदान करता है आकलन किसी छात्र को, अध्यापक को और संस्था को भी कि इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उन्होंने क्या अच्छा किया, वेल डन क्या रहा और किन-किन क्षेत्रों में उनको बेहतर प्रदर्शन करने की अथवा परिष्कार करने की, सुधार करने की, इम्प्रूवमेंट की कहाँ आवश्यकता है, यह भी बताता है। तो देखिए, मूल्यांकन था वो सिर्फ छात्र का था, लेकिन आकलन तीनों के लिए हो रहा है। छात्र के लिए भी, अध्यापक के लिए भी और शैक्षिक संस्था के लिए भी। इसका संप्रत्यय थोड़ा विस्तृत होगा। और चौथा इसका मूलभूत उद्देश्य है such a promoting a student such as promoting students to the next level of making changes to a system। मुख्य इसका निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहयोग करना भी उद्देश्य है। किसमें? छात्र को जिस स्तर पर वो अध्ययनरत है उस स्तर से आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए अथवा नेक्स्ट लेवल पर अगली प्रक्रिया में जो नया बदलाव करना है, वो चाहे शिक्षक को करना हो, संस्था को करनी हो या छात्र को अपने अधिगम प्रक्रिया में नया बदलाव करना हो, उन सब से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहयोग करता है आकलन। जहां मूल्यांकन छात्र मात्र के लिए होता था, वहीं पर आकलन इन तीनों के लिए होता है। छात्र के लिए भी, अध्यापक के लिए भी और इंस्टीट्यूशन
जो संस्था है उसके लिए भी। मूल्यांकन एक अंतिम कथन था जो छात्र के द्वारा जितना ज्ञान प्राप्त किया गया उसको माप करके और एक स्टेटमेंट दिया जाता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास हुआ। लेकिन असेसमेंट क्या कह रहा है? असेसमेंट यह समझने का प्रयास करता है कि छात्र कितना समझ गया और आगे कहाँ कितना उसने बेहतर तरीके से प्रयास किया। छात्र के इस प्रयास में कहाँ पर परिष्कार की, सुधार की ज़रूरत है, अध्यापक को अपनी शिक्षण शैली में कहाँ सुधार की ज़रूरत है, संस्था को अपने संस्थागत जो ढांचा निर्माण है, व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। इस प्रकार से आकलन का संप्रत्यय जो है, यहाँ थोड़ा विस्तृत हो जाता है। इसमें आकलन आखिर इसके कितने पार्ट हैं, टाइप्स हैं, प्रकार हैं। उन पर जब ध्यान देते हैं तो पता चलता है मूल्यांकन तो एक ही था, मूल्य का निर्धारण, लेकिन आकलन के ये मुख्यतः आपके सामने 5 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। पहला है डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान अथवा कारण को जानना। पहला जो असेसमेंट होता है अ, आकलन का प्रथम प्रकार है वो है निदानात्मक आकलन, आप कह सकते हैं। इसमें क्या करता है? असेसमेंट कंडक्टेड बिफोर लर्निंग टू इवैल्यूएट the entire understanding or skill of an individual. Example है pre-test evaluations. मुख्यतः डायग्नोसिस में कारण जानने वाले अथवा निदानात्मक आकलन में छात्र के द्वारा जो अधिगम किया जाने वाला, जहाँ जिस कोर्स में प्रवेश दिया जाने वाला है, उस प्रवेश से पूर्व जो पूर्व परीक्षा ली जाती है या एडमिशन से पहले जो साक्षात्कार लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, वो सब डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट के हिस्सा है। यानी प्रवेश से पूर्व या पाठ्यक्रम में नामांकन से पूर्व जो असेसमेंट होता है उसको डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट कह रहे हैं। जैसे पूर्व परीक्षा अथवा उसकी जो समझ को जानने के लिए किया जाने वाला आरंभिक परीक्षा वो। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है? ऑनगोइंग असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जो अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के बीच क्लास में जब शिक्षण हो रहा है, अनुति का अध्यापन हो रहा है, उस बीच जो आकलन होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका पर्पज क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है टू मेजर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्र के प्रगति का मूल्यांकन करना, मापन करना और उसको सजेशन देना, सजेशन और सलाह देना कि इन इन क्षेत्रों में आपको और सुधार करना चाहिए। सुधार के लिए सलाह देना और प्रगति का जांच करना, ये दो मुख्य उद्देश्य होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। फॉर्मेटिव असेसमेंट को कह सकते हैं आप निर्माणात्मक, रचनात्मक व आकलन। इसमें मुख्य चीजें आती हैं आस्किंग क्वेश्चन, इसके एग्जांपल है प्रश्न पूछना कक्षा में, अथवा ऑब्जर्विंग एक्टिविटी, छात्र की जो कार्यशैली है उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि कैसे वो काम कर रहा है और वहां पर सलाह देना कि यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता है। ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को आप योगात्मक आकलन कह सकते हैं। फॉर्मेटिव निर्माणात्मक अथवा रचनात्मक कह लीजिए, समेटिव को आप कह लीजिए योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन में क्या है? असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये इसकी जरूरत कब होती है? जब पूरी अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए? पर्पस तो टू एवेल्युएट द आउटकम्स। छात्र ने जो कैसा प्रदर्शन किया या कितना सीख लिया, इसको जानने के लिए जो अंतिम परीक्षण है उसको हम योगात्मक आकलन अथवा समेटिव असेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्स जो अंत में परीक्षा होती है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन जो उसने कार्य करके हमें सबमिट कर दिया है, कोई असाइन किया गया कार्य था, कोई प्रायोगिक कार्य था, कोई प्रोजेक्ट था, तो उसका एग्जाम्पल इसमें इवेल्युएशन किया जाता है। चौथा है सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट का चौथा प्रकार है, इसका काम होता है इवैल्यूएशन ऑफ वंस ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस
अपने अधिगम की और अपने प्रगति का स्वयं जब व्यक्ति जांच करता है उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट बाय द स्टूडेंट। जब वो छात्र स्वयं देखता है कि हम कहाँ थे, किस तरह पढ़ते थे, किस तरह लिखते थे, क्या बोलते थे और आज कहाँ पहुंच गए। तो आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, आत्म आकलन, यह भी असेसमेंट का आकलन का एक प्रकार है। और पांचवा है पीयर असेसमेंट, साथी मूल्यांकन या सहयोगी का मूल्यांकन, साथी जो हमारा है कक्षाध्यायी उसका मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन वर्क बाय द फेलो स्टूडेंट और पीयर। हमारे साथी जब हमारा मूल्यांकन करते हैं या हम अपने साथियों का मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, उसको हम कहते हैं पीयर असेसमेंट। तो जहां पर इवैल्यूएशन का एक ही संप्रत्यय था और एक ही मीनिंग था, एक ही संदर्भ था, एक ही प्रकार था, वहीं असेसमेंट के ये 5 प्रकार आते हैं। सबसे पहला वो कारण जानने के लिए पूर्व परीक्षा, उसके बाद मध्य फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या ऑनगोइंग प्रोसेस, जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है तब हो रही है। समेटिव असेसमेंट लास्ट में हो रहा है। इसके अंतर्गत इसके बाद 2 और असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जहां हम स्वयं अपनी प्रगति का मूल्यांकन करके अपने आप को मार्क्स देते हैं, पीयर असेसमेंट में हम अपने साथी का मूल्यांकन करके उसको भी मार्क्स देते हैं। तो असेसमेंट के ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज है, जो विस्तृत इसका संप्रत्यय है। कुछ इसके इम्पोर्टेंस पे यदि हम बात करें कि असेसमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है, तो हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन से थोड़ा हटकर है, हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड वेयर स्टूडेंट नीड सपोर्ट। अध्यापक को सहायता करता है कि कहाँ पर छात्रों को आपके सहयोग की जरूरत है, कहाँ पर छात्रों को सहयोग की जरूरत है, इसके लिए महत्वपूर्ण है असेसमेंट। देखिए इवैल्यूएशन लास्ट में होता है, परीक्षा छात्र में सुधार करने के लिए जो होगा वो अगले बार होगा। देखिए यहाँ बीच में ही अध्यापक को बताता है असेसमेंट कि छात्र का यह वीक पोस्ट, ये कमजोर पक्ष है, यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये अध्यापकों को एक तरह से सहयोग देता है। दूसरा है enables student to recognize their strength and weakness। छात्रों को भी वस्तुतः अपनी कमियों, अपने कमजोर पक्षों और अपने मजबूत पक्षों को चिन्हांकित करने का, रिकॉग्नाइज करने का, देखने का ये अवसर प्रदान करता है कि ये छात्र ये आपके पक्ष मजबूत है, यहाँ आपको और परिश्रम करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, और ये कमजोर है तो इन पर आप अपेक्षा अनुसार ध्यान दीजिए। ये छात्र को पहला टीचर को वो महत्वपूर्णता दे रहा है, सहयोग कर रहा है, दूसरा छात्र को। तीसरा मैक्स द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्रेस मोर इफेक्टिव, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है इसको और भी ज्यादा प्रभावी बना देता है। देखिए मूल्यांकन सिर्फ छात्र का होता था, सरदर्द हो तो भी छात्र का, उत्साह मिले तो भी छात्र का, लेकिन ये दोनों को हेल्प कर रहा है। अध्यापक को भी बता रहा है कि आपको अपनी शिक्षण शैली में अधिगम की अधिगम करें, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में ध्यान देना चाहिए, छात्र को अधिगम प्रक्रिया में कहाँ ध्यान देना है वहां। तो इस तरह से ये ज्यादा मोर इफेक्टिव है, टीचिंग और लर्निंग पूरे प्रोग्रेस के पूरी प्रक्रिया को संचालित करने में ज्यादा प्रभावी है। दूसरा चौथा है एंश्योर एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग। यह वस्तुतः एक्यूरेट, वास्तविक जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है और क्रमबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसको भी एंश्योर करता है, निर्धारित करता है, निश्चित करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो हम आकलन के आज पढ़े उद्देश्य, आकलन के प्रकार और आकलन की महत्वपूर्णता। फिर अगले व्याख्यान में हम अगले संदर्भ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।